हेलो बच्चों। तो ये हम लोग एक नया चीज़ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग जेई एडवांस के जितने भी प्रॉब्लम पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब जो पहला टॉपिक जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो केमिस्ट्री का है। तो इसमें देखो लास्ट ईयर यानी कि जेई 2020 में एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आपसे पूछा था कि क्या इफ़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड ऑफ गैस is as per figure shown below, then the ratio of most variable speed, average speed and root mean square speed क्या होगा। अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है। तो इसमें एक स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है। अब स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंटेड है, एक्स एक्सिस पे आपको स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंटेड है और ग्राफ कुछ इस तरीके का दे रखा है। तो आपने अगर यार मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा तो उसमें जो ग्राफ आता था वो थोड़ा सा डिफरेंट होता था। ये जो ग्राफ आपको दिया हुआ है ना, ये उससे डिफरेंट है। तो जो हमने मोस्ट वायबल स्पीड के फॉर्मूले पढ़ रखे थे वो फार्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज वो मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एप्लीकेबल था। तो यहाँ पे वो फार्मूले तो एप्लीकेबल नहीं है, ये आपको चमकना चाहिए, ठीक है। अच्छा यार एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आपसे प्रॉब्लम ग्राफ से रिलेटेड पूछा हो ना तो आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो जाओ कि वो प्रॉब्लम बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं होना है, ठीक है। तो देखो मैंने तो 2 बार जेई दिया है और दोनों बार जितने भी क्वेश्चन ग्राफ से पूछे गए हैं मैंने कभी भी वो वैसे क्वेश्चन को छोड़ा नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको देखो अप्रोच करते हैं थोड़ा सा, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं एक बार रफली फिर से वो ग्राफ ड्रॉ कर देता हूँ और इसी ग्राफ में हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इस प्रॉब्लम को अप्रोच किया जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम ठीक है केमिस्ट्री का तो प्रॉब्लम है ही, बट ज़्यादा इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे आप इंटरप्रेट करते हो ऐसे प्रॉब्लम्स को और ऐसे ग्राफ्स को जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे होते हैं। अच्छा जेई का ये फेवरेट चीज़ होता है, जेई हमेशा ग्राफ से आपसे क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। अच्छा अब यार अगर आपने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा हो तो स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली होता क्या है। तो इन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एक गैस का कंटेनर होता है, उस कंटेनर में कुछ गैसियस मॉलिक्यूल या बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। तो गैसियस मॉलिक्यूल ज़्यादा तो कम तो होते नहीं हैं, जब भी होंगे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल होंगे। तो कोई हमने एक कंटेनर अज्यूम किया जिसमें बहुत सारे गैसियस मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड है और यहाँ पे स्पीड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो अच्छा ये जो स्पीड है ये ज़ीरो है, ये अज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज़ यू मैक्स, ठीक है। तो यानी कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ज़ीरो स्पीड कैरी कर रहे हैं, कुछ यू मैक्स भी कैरी कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे नेग्लिजिबल है। ज़ीरो और यू मैक्स के करस्पॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे। ज़्यादातर मॉलिक्यूल जो हैं वो ज़ीरो और यू मैक्स के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यू मोस्ट प्रोबेबल क्या होता है, तो यू मोस्ट प्रोबेबल वो स्पीड होता है जिसके करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाई करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही शो करते हैं। तो यहाँ पे यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा यू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। अब आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड ये क्या होगा, देखो यार सिमेट्रिकल ग्राफ कभी भी हो ना और उसमें अगर आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए कह दे तो जो मिडिल पॉइंट होता है वही उसका एवरेज स्पीड होता है। अच्छा ये कैसे आता है, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये डिस्क्रीट सिस्टम में इसको हम कन्वर्ट करें तो अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड है ये 100 मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। अच्छा सिमिलरली यहाँ पे भी 100 मॉलिक्यूल के करस्पॉन्डिंग ये फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड होगा। तो मतलब ये जो फ्रैक्शन है ना ये तो 100 हमने अज्यूम कर लिया है, ठीक है ना, दिस इज़ आवर अजम्पशन कि इस फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग 100 मॉलिक्यूल्स लाई कर रहे हैं। तो सिमिलरली एक यहाँ पे भी पॉइंट होगा, ठीक है। अच्छा सिमिलरली आप अज्यूम कर लो कि ये एक रैंडम सा कोई और भी पॉइंट है जहाँ पे 500 मॉलिक्यूल हैं एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग। तो हर फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, कुछ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे और जैसे जैसे फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ता जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैक्सिमम फ्रैक्शन जो है उसके करस्पॉन्डिंग हम अज्यूम कर लेते हैं कि देर आर 1000 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर शोइंग यू एम पी एस स्पीड, यू कैन सी इट राइट। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपने 500 मॉलिक्यूल यहाँ पे अज्यूम किया
तो यहाँ पे भी 500 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, है ना। अच्छा, ये सिमेट्रिकल ग्राफ है नहीं, तो सिमेट्रिकल ग्राफ होने की वजह से अगर मान लो मैं ये डिस्टेंस को अज्यूम कर लेता हूँ यू डैश, तो ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, ये भी यू डैश हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ डिस्टेंस की बात चल रही है, ठीक है ना। तो यानी कि इस 500 मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पे वो कौन सा स्पीड कैरी कर रहे होंगे, तो दे वुड बी हैविंग यू एवरेज माइनस 500 speed, sorry, not 500, my mistake, 500 molecules are having u average minus u dash speed, right? And similarly 500 molecules are also having u average plus u dash speed, ठीक है ना। तो देखो यार, अब इस तरीके से आपके हर फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग सिमिलर सा ही एक्सप्रेशन आएगा, u average minus some quantity will be there और same number of molecule would be carrying u average plus u dash स्पीड एज वेल, ठीक है। तो जब आप एवरेज निकालोगे तो ये यू डैश का जो कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको जो एवरेज स्पीड है वो यू एवरेज के बराबर ही मिलेगी, जो कि यू एम पी एस से एक्चुअली यहाँ पे कोइंसाइड कर रही है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो यार, तो यानी कि हमारा जो यू एम पी एस इज टू यू एवरेज है वो तो 1:1 आना ही आना है, ठीक है। अब बात आती है रूट मीन स्क्वायर स्पीड की। तो देखो, रूट मीन स्क्वायर स्पीड इस फंक्शन में अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हाउ यू विल बी एबल टू कैलकुलेट इट, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर डी एन, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, 0 से यू मैक्स तक डिवाइडेड बाय एन और इसका रूट मीन निकालेंगे। अच्छा, ये कहाँ से आया, देखो अगर ये डिस्क्रीट फंक्शन होता ना, तो डिस्क्रीट फंक्शन अगर होता तो उसके लिए हम अगर रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं उनके स्पीड को स्क्वायर करते हैं, ठीक है, उसका समेशन ले लेते हैं और फिर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड करके फिर उसका रूट ले लेते हैं, राइट। इसी तरीके से निकालते हैं। तो ये और ये एक्सप्रेशन सिमिलर ही है। अब अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है ना, तो कंटिन्यूअस फंक्शन में हम अज्यूम कर लेते हैं कि देयर आर डी एन मॉलिक्यूल विच आर हैविंग यू स्पीड, राइट। तो हमने यू स्क्वायर इंटू डी एन कर दिया, तो यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल थे डी एन मॉलिक्यूल्स जिनको यू स्क्वायर स्पीड थी उसको हमने समेशन कर दिया है, ठीक है ना। और फिर उसी को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं इस एक्सप्रेशन को, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबका यू स्क्वायर हमने सम कर दिया है, ऑलराइट। अच्छा, अब यार एक चीज़ देखो, अगर डिस्क्रीट को ही हम मान लें फॉर द टाइम बिंग, ठीक है ना, तो देखो ये कंटिन्यूअस फंक्शन कैन ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ, राइट। सो इफ़ यू आर अज्यूमिंग दिस सिस्टम टू बी डिस्क्रीट सिस्टम, तो ऐसे केस में अगर आप रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल रहे हो, तो लेट्स कंसिडर वन पर्टिकुलर केस वेयर यू आर अज्यूमिंग अ फ्रैक्शन टू बी दिस फ्रैक्शन, ठीक है ना। अगर सिर्फ ये फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग निकाल लो, तो क्योंकि सिमेट्रिकल ग्राफ है तो हर फ्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग सिमिलर सा एक्सप्रेशन आएगा, राइट। तो यू कैन राइट एक्सप्रेशन टू बी यू एवरेज माइनस यू डैश इसका होल स्क्वायर इंटू 500, ठीक है, प्लस यू एवरेज प्लस यू डैश इसका होल स्क्वायर इंटू 500, ठीक है ना। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये न्यूमरेटर आपका सॉल्व हो गया, राइट। डिवाइडेड बाय 1000 यही करोगे और इसका आप अंडर रूट निकालोगे अगर आपने डिस्क्रीट सिस्टम अज्यूम कर रखा है और एक ही फ्रैक्शन अज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये इस टाइप का कुछ एक्सप्रेशन आएगा। अब यहाँ पे देखो यार, ये माइनस यू डैश स्क्वायर था और यहाँ पे प्लस यू डैश स्क्वायर था, तो जैसा हमारा एवरेज में ये जो चीज़ था, एवरेज में यहाँ पे यू स्क्वायर नहीं होता, ये स्क्वायर हट जाता। तो एवरेज कैलकुलेट करते वक्त तो यू डैश जो था वो हर जगह कैंसिल हो जाता है, राइट। बट जब आप स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो ना, स्क्वायर को फिर 500 से मल्टीप्लाई कर रहे हो इसका स्क्वायर करके, तो ये यू डैश का जो कॉम्पोनेंट है ये कैंसिल आउट नहीं होगा, यू डैश रह ही जाएगा, राइट। एंड इट विल बी इन एडिशन फॉर्मेट, राइट। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो एक प्लस यू डैश स्क्वायर इंटू 500 प्लस यू डैश स्क्वायर इंटू 500 यानी कि यू डैश स्क्वायर इंटू 1000 रह जाएगा, राइट। तो इसका जो एवरेज आप निकालोगे तो यू आर एम एस जो आप निकालोगे ना, यू आर एम एस, तो यू आर एम एस विल बी एक्चुअली इक्वल टू, तो आपका ये बराबर हो जाएगा यू एवरेज स्क्वायर प्लस यू डैश स्क्वायर इसका अंडर रूट आएगा, राइट। एंड दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी ग्रेटर दैन यू एवरेज, ठीक है। ये हमेशा यू एवरेज से बड़ा आना है।
तो यू आर एम एस विल बी ग्रेटर दैन यू एवरेज. ऑलराइट, तो दिस यू हैव टू कीप इट इन माइंड. यू आर एम एस विल बी ग्रेटर दैन यू एवरेज. अब अगर मान लो यू आर एम एस इज ग्रेटर दैन यू एवरेज, तो आपका जो आंसर है वो किस फॉर्मेट में आना चाहिए? इट शुड बी 1:1 is to some number a, right, where a is what, a is greater than 1. कुछ यही फॉर्मेट होना चाहिए, राइट. अब देखते हैं कि क्या कोई ऑप्शन ऐसा दे रखा है. तो पहला वाला ऑप्शन में देखो सब 1:1:1 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू आर एम एस जो है वो यू एवरेज और यू एम पी एस से अलग है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. इसको हम क्या करेंगे? रिजेक्ट. फिर दूसरा ऑप्शन देखते हैं. दूसरे ऑप्शन में, अच्छा ये सी ऑप्शन ये बी ऑप्शन देख लेते हैं. बी ऑप्शन में देखो यार 1:1 इज टू ए इज़ ग्रेटर दैन 1 दे रखा है, तो यानी कि ये ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है ना. अच्छा, सी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है बिकॉज यहाँ पे ये 1 नहीं दे रखा, तो ये 1:1 होना है. यू एम पी एस, आपको यू एम पी एस इज़ टू यू एवरेज निकालना है, तो ये 1:1 होना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन रिजेक्ट. फिर यहाँ पे भी अगेन 1:1 नहीं है, तो ये भी क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा. तो एक ही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ ऑप्शन बी. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी. ठीक है. इसी तरीके से हम लोग बाकी जितने भी प्रॉब्लम है जेईई एडवांस के, वो एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे. ठीक है.